अब मैं आपसे एक आखिरी मुद्दा चलते हुए आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। टर्की में हागिया सोफिया को लेकर जिस तरीके का विवाद अभी सामने आया है, वहां पर मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चीजों को कैसे प्रभावित करेगा, और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? देखिए सनोज, मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेशनल देखा जाए, रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों के बीच में ये चीज दिखाता है कि किस तरीके से रिलीजन जो है इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स पे हावी होती जा रही है या पास्ट में हावी रही है। इसको एनालाइज जी। करने के पहले थोड़ा सा इतिहास में आप ये जाइए। देखिए टर्की जो है, कुंतुस्तुनिया, हम्म। ऑटोमन अंपायर, ये सब टर्की के साथ जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वार के पहले क्या था? एक खिलाफत थी, खिलाफत या उम्मा थी। उम्मा मतलब मुस्लिम कंट्रीज का एक यूनियन था, जो कि पूरा गल्फ में और टर्की से लेके फैला हुआ था, और उनको जो लीड करता था वो खलीफा कहलाता था। तो वो खलीफा जो थे वो टर्की में वहां पे रहते थे। तैयब उर्दगान, ये मतलब वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि इसको तकसीम कर दिया गया, तोड़ दिया गया खिलाफत को। खिलाफत को तोड़ने के बाद कई छोटे छोटे देशों में उनको जो है डिवाइड कर दिया गया। कुवैत, सऊदी अरेबिया वगैरह ये सब जो देश निकले हैं वो खिलाफत टूटने के साथ ही निकले हैं। दो तीन जी। घटनाएं और हुई थी। जब खिलाफत टूटी तो टर्की में जो वहां के हेड थे उनको ये बोला गया, जो खलीफा थे उनको बोला गया कि 100 साल तक आप टर्की वापस नहीं आएंगे। वो बाहर चले गए। स्वेज कैनाल वगैरह ये सब चीजें जो थी, वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि इससे जो भी व्यापार होगा वो उस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। अब 2023 में ये सारे रिस्ट्रिक्शन 100 साल का जो है वो खत्म हो रहा है। तैयब उर्दगान अपने आप को एक वैश्विक लीडर बनाना चाहते हैं। उनका सपना ये है कि फिर से वो खिलाफत वहां पे वो बनाए और वो उसके सरदार बने, वो उसके हेड बने। इसीलिए आप देखिए पहले टर्की ऐसा नहीं करता था। बहुत सारे आप ये देखिए म्यांमार, बर्मा वगैरह में ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे जिनको कोई शरण नहीं दे रहा था, उसका उन्होंने ऐलान किया और जबरदस्ती उन्होंने बोला मैं सेना भेजूंगा। अभी आप ये देखिए एक घटना इसी से और जुड़ी है। लीबिया में राफेल जो है फाइटर प्लेन ने इन्होंने एक सैन्य अड्डा बनाया था टर्की ने, तो एयर डिफेंस बिल्कुल। सिस्टम को जो है तबाह कर दिया। अब देखिए टर्की में जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, ये इनफैक्ट आप ये जाके सर्च करिएगा, ये पहले एक जो है चर्च था। क्योंकि वो बिल्कुल। टर्की एक ऐसा जंक्शन है जहां पे कि वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन यानी क्रिश्चियन कल्चर और मुस्लिम कल्चर जो है आकर के मिलते थे। तो कई बार इनकी लड़ाइयां हुई, तो कई बार ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन का राज उस एरिया में रहा, कई बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम हार गए, कई बार क्रिश्चियन जीत गए। तो ये जो जी। एक था, ये एक पूरा जो है चर्च था। फिर उसको जो है मुस्लिमों का जब वहां पे राज हुआ तो उसको जो है थोड़े बहुत चेंजेस करा के गुम्मद वगैरह बनवा करके उसको मॉस्क में बदला गया, प्रॉपर जो है मस्जिद में उसको बदल दिया गया। जब ये तकसीम हुआ खिलाफत, जब मैं आपको बता रहा हूं, तो उसी वक्त ये डिसाइड हुआ कि इसको, ये शायद 1938 के आसपास की बात है, उसी वक्त ये डिसाइड हुआ कि इसको म्यूजियम बना दिया जाए। अब इसके भी अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। तब से इसको म्यूजियम डिक्लेयर किया गया, और म्यूजियम डिक्लेयर करने के बाद ये यूनेस्को की धरोहर भी है। ये छोटा मोटा बिल्कुल। म्यूजियम बिल्कुल। नहीं था, ये हाँ दुनिया का जी। जाना माना टूरिस्ट प्लेस है, और ये यूनेस्को द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड एक धरोहर है, पूरा विरासत है। अब हुआ बिल्कुल। क्या, मैंने बोला कि रिलीजन कहीं ना कहीं जा करके जो ये रीऑर्डर हो रहा है पूरा, आप दुनिया देखिए, कहीं ना कहीं वहां पे पॉलिटिकल और रिलीजियस ये दो फैक्टर काम कर रहे हैं। रिलीजन वहां पे हावी हो रहा है। अब इसको भी उन्होंने देखिए ऐसे ही किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक ऑर्डर लेना कि भाई इसको वापस वो किया जाए। वहां के लोग, काफी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप ये देखेंगे जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो इसका विरोध करेंगे, जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं ये इसका विरोध करेंगे। क्योंकि टर्की बिल्कुल। आज की डेट में ऐसे खेमे में गया है जो एंटी यूरोपियन है या एंटी क्रिश्चियन है। तो वो हजारों साल का इतिहास कहीं ना कहीं फिर से दोहराया जा रहा है, वो एक बुलबुले की तरह उठना शुरू हुआ है। और तैयब उर्दगान इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो खिलाफत को वापस जिंदा कर पाए, और ज्यादा नहीं तो कम से कम मुस्लिम देशों के जो है वो लीडर तो बन ही जाए। जितने भी ये 50-52 मुस्लिम देश हैं उसके वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल।
ए.के. मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डीप एनालाइज करके और जो भी मुद्दा था वो आपने ढंग से हमारी ऑडियंस को बताया और हमें समझाया कि किस तरीके से, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, वो किस तरीके से आने वाले समय में सभी को प्रभावित करेगा और इनके क्या क्या आयाम हो सकते हैं। और हम आपसे आगे भी लगातार इसी तरीके से बात करते रहेंगे। एनबीटीवी देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ए.के. मिश्रा जी। थैंक यू सनोज। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों करोड़ों दर्शक जो आपके साथ जुड़े हैं और जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं। थैंक यू।